अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मीने हज। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। 3 दिन पहले जो आप लोगों के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी उसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया और 2 से 3 दिन के अंदर वो 11,000 व्यूज़ तक पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब आज का जो एपिसोड है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हाजियों के सवाल। हमारे हुज्जाज के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और उनको उसके जवाब चाहिए। जब तक वो जवाब उन तक ना पहुंच जाएं तब तक उनको परेशानी और बेचैनी रहती है। तो आज हम आप ही लोगों के जो पूछे हुए सवाल हैं उनके जवाब देंगे इंशाअल्लाह। उसमें सबसे ज़रूरी सवाल वो आ रहा है कि कासिम भाई, हम लोग वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं, हमारा सिलेक्शन कब होगा और कितनी वेटिंग लिस्ट तक का सिलेक्शन हो जाता है। देखिए आजमीन हज, आप लोग वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं। हमारी अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। सन 2026 में कितनी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी, 2025 में कितनी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी, इससे एक हल्का सा अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन 2027 के लिए क्या होगा कोई नहीं जानता। क्योंकि वेटिंग लिस्ट क्लियर तभी होती है जब जिनका सिलेक्शन हो गया उनका कैंसिलेशन हो। कैंसिलेशन 2-3 पॉइंट पे होता है। बहुत से हाजी साहब का पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाता तो वो कैंसिल कराते हैं। बहुत से हाजी साहब का टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठ पाता तो वो कैंसिल कराते हैं। बहुत से हाजी साहब का मेडिकल इशू आ जाता है तो वो कैंसिल कराते हैं। तो जितनी तादाद में सेलेक्टेड हुज्जाज का कैंसिलेशन होगा उतनी ही तादाद में वेटिंग लिस्ट वालों को चांस मिलेगा। तो इसलिए अभी इस पर कुछ भी पहले से नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप उम्मीद रखें इंशाअल्लाह जैसे ही सितंबर अक्टूबर में पहली वेटिंग लिस्ट आएगी आप लोगों को इत्तिला करी जाएगी इंशाअल्लाह। दूसरा एक सवाल जो बहुत सारा पूछा जा रहा है, हमारे मोबाइल पर हर 1 घंटे में एक मैसेज ये जरूर आ जाता है, पे स्लिप में या सिलेक्शन लिस्ट में मेरे नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, उससे कैसे ठीक कराएं। हाजी साहब, ये सवाल बहुत आ रहा है। हुआ ये कि जब यूपी की या गुजरात की या महाराष्ट्र की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल पर आई तो लोगों ने अपलोड किया और उसमें अपना नाम देखा। नाम में क्या था कि किसी का नाम मोहम्मद नईम था तो उसमें सिर्फ मोहम्मद लिखा आया, किसी का नाम शौकत अली था तो सिर्फ शौकत लिखा आया, किसी का नाम नूर बानो था तो या तो सिर्फ बानो लिखा रहा या नूर लिखा रहा। ऐसे में हाजी साहब लोग बहुत परेशान होने लगे। जब उन्होंने हम लोगों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लिंक भेजा गया कि इससे आप अपनी पे स्लिप जनरेट कर लीजिए और उसमें अपनी तारीख, जिस तारीख को आप बैंक में पैसा जमा करने जाएं और अमाउंट की डिटेल डाल करके बैंक पैसा जमा करने जाइए, तो उस पे स्लिप में भी वही नाम आ रहा है जो कि उनकी सिलेक्शन लिस्ट में है। तो ऐसे में हाजी बहुत परेशान, हम लोगों से पूछते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे उनको एक जवाब देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाजी साहब वो सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर यकीन नहीं करते। वो पूरे दिन फिर तहकीकात में लगे रहते हैं कि यार ये कैसे ठीक होगा, मेरे वीज़ा में भी अगर अलग गलत नाम आ गया तो क्या होगा। हाजी साहब आपको तफसील से पूरी बात डिटेल में समझा रहे हैं, मेरे भाई समझिए। हज का जो सफ़र होगा वो आपके इस पासपोर्ट से होगा। ये जो पासपोर्ट है इस पे आपका जो भी नाम लिखा हुआ है उस नाम के हिसाब से आपका हज का सफ़र होगा। वीज़ा जो इशू होगा वो इस पासपोर्ट के बिहाफ पर होगा। आपने जब फॉर्म भरा तो इस पासपोर्ट की हेल्प से भरा। अगर आपके पास पासपोर्ट ना होता, बाकी दुनिया के कागजात होते तो फॉर्म नहीं भर पाता। जितने लोगों के पासपोर्ट नहीं आ पाए, 2 दिन बाद आए या 1 दिन बाद आए, उनका फॉर्म नहीं भर पाया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पासपोर्ट। हाजी साहब जो ये पासपोर्ट है इसमें 2 चीजें हैं, एक आपका नाम और दूसरा पासपोर्ट नंबर। आपने अपना जो फॉर्म भरा था उसमें पूरा नाम डिटेल सही लिखी थी। आप अपने कवर स्टेटस में जाके देखिए आपकी नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप अपने पीडीएफ फॉर्म जो आपने फॉर्म भरने के बाद निकाला उसमें चेक करिए आपका नाम और डिटेल सही लिखी हुई है। तो आपका वीजा जो लगेगा, जो सऊदी गवर्नमेंट लगाती है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, आपके हज का वीजा सऊदी गवर्नमेंट लगाएगी और उसमें जो नाम आएगा वो आएगा जो इस पासपोर्ट में लिखा हुआ है और उसमें जो पासपोर्ट नंबर होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। ये जो पासपोर्ट नंबर है ये इंपॉर्टेंट है। तो हाजी साहब अगर आपका पासपोर्ट नंबर और आपका नाम
बिल्कुल सही सही फॉर्म में भरा है और आपका जो फॉर्म का पीडीएफ है उसमें सब सही सही लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सिलेक्शन लिस्ट में आपके नाम की स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई है या पूरा नाम ना आके आधा नाम आया हुआ है, नूर बानो में नूर आया हुआ है, मोहम्मद नईम में नईम आ गया या सिर्फ मोहम्मद आ गया, तो बिल्कुल परेशान ना होइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो पे स्लिप आपकी जनरेट होती है, पे स्लिप के अंदर डाटा सिर्फ वो दिया गया जो सिलेक्शन लिस्ट का है। सिलेक्शन लिस्ट और पे स्लिप को सॉफ्टवेयर के जरिए जोड़ दिया गया है। वो हज कमेटी के वेबसाइट से, हज कमेटी के स्टोरेज से वो डाटा नहीं उठाती है। पे स्लिप जो डाटा उठाएगी वो सिलेक्शन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आप जैसे ही अपना कवर नंबर डालते वो आपका नाम और आपका कवर नंबर और आपका बैंक रेफरेंस नंबर वो डाल के दे देती है। तो बैंक रेफरेंस नंबर कवर नंबर से ही मिलके बनता है और कवर नंबर आपके नाम से मिलके बना है। तो अगर आपकी सिलेक्शन लिस्ट में स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर है तो आपकी जो अपनी पे स्लिप है उसमें भी ऑटो जनरेट करने पर इधर उधर आएगी। आप चाहें उसको काट के स्पेलिंग ठीक कर दीजिए, और नहीं भी ठीक करेंगे तो पैसा इधर उधर नहीं जाएगा। आप ये ना सोचिएगा कि नूर बानो में पैसा जमा कर रहे हैं लेकिन वहां खाली नूर लिखा हुआ है तो पैसा किसी नूर को ना चला जाए, ऐसा नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, जब आप बैंक में पैसा जमा करेंगे हाजी साहब, तो आपका पैसा आपके बैंक रेफरेंस नंबर पे जाएगा। तो बैंक रेफरेंस नंबर अगर सही लिखा है आपने तो नाम की स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पैसा सही जगह पर जाएगा। इसको ठीक कराने के लिए क्या करें? कुछ भी ना करें, इसकी कोई वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और ना ही ये ठीक हो पाएगा। अगर किसी का कवर स्टेटस में नाम गलत आ रहा है या पीडीएफ फॉर्म भरा हुआ उसमें पहले से ही नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो पहली किस्त जमा करने के बाद या पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया पे मेल करके उसको ठीक करा लीजिए। पे स्लिप में अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो ब्लैंक पे स्लिप निकालिए और अपनी स्पेलिंग बिल्कुल सही से लिख के जाके बैंक में जमा कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप ऑटो जनरेट वाली निकाले। ऑटो जनरेट की जो पे स्लिप है उसको डाटा जो जोड़ा गया है सॉफ्टवेयर के जरिए, वो सिर्फ जोड़ा गया है आपकी सिलेक्शन लिस्ट को। सिलेक्शन लिस्ट से वो डाटा उठाता है, हज कमेटी ऑफ इंडिया के अपने स्टोरेज से वो डाटा नहीं उठाता, उसको वो पावर नहीं दी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों की नाम की स्पेलिंग गड़बड़ है पे स्लिप में या सिलेक्शन लिस्ट में, समझिएगा पे स्लिप में या सिलेक्शन लिस्ट में, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जा करके पैसा जमा कर दे। बस ध्यान रखें उनका कवर नंबर और उनका बैंक रेफरेंस नंबर सही होना चाहिए, इसको ठीक कराने की कोई जरूरत नहीं। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, हमने फॉर्म शॉर्ट हज में का भर दिया है, अब नॉर्मल हज पे जाना चाहते हैं। यह सवाल बहुत पूछा जाता है। पूरे दिन में 2-3 हाजियों के ये फोन आते हैं कि कासिम भाई, हमने फॉर्म भरते समय गलती से शॉर्ट हज सेलेक्ट कर लिया, अब हम नॉर्मल हज में जाना चाहते हैं। और इसका अगला सवाल भी साथ ही साथ ले लेते हैं कि हमने फॉर्म नॉर्मल हज का भर दिया है, अब शॉर्ट हज में जाना चाहते हैं। दोनों चीजें, एक ने गलती से शॉर्ट हज सेलेक्ट कर लिया, उसको नॉर्मल में जाना है, एक को जाना शॉर्ट हज में था, उसने नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया, अब वो चाहता है शॉर्ट हज में जाना। हाजी साहब, हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपने फॉर्म भरते समय जो सेलेक्ट किया और अब आपका उसमें कोई बदलाव करना चाहे नहीं होगा। आपने शॉर्ट हज में सेलेक्ट किया तो कुछ भी कर लें, अब वो नॉर्मल हज में नहीं बदलेगा, और आपने नॉर्मल हज में सेलेक्ट कर लिया, अब आप शॉर्ट हज में जाना चाहे तो कुछ भी कर ले, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने साफ साफ अल्फाज में मना कर दिया है। आप चाहे मेल करें और चाहे खुद ही किसी गाड़ी पे बैठ करके हज हाउस पहुंच जाए मुंबई, वो आपका बदलाव नहीं करेगी, ये चीज चेंज नहीं होगी। ये गाइडलाइन में साफ साफ अल्फाज में लिखा हुआ है, तो इसलिए इस पर आप कुछ भी नहीं हो सकता। अगला सवाल है, हमें कैसे पता चलेगा हमारा शॉर्ट हज में सिलेक्शन हो गया है? बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझिए। यह सवाल हिंदुस्तान का इस समय सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। जितने लोगों ने फॉर्म भरा था, आप समझिएगा 2 लाख के करीब हाजियों ने फॉर्म भरा था, उसमें हो सकता हो 10-15 हजार हाजियों ने शॉर्ट हज से फॉर्म भरा हो। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपने शॉर्ट हज से फॉर्म भरा था, जिन्होंने नॉर्मल भरा था उनकी बात नहीं हो रही है। जिन्होंने शॉर्ट हज में फॉर्म भरा था, हो सकता हो 15,000, 20,000, 18,000, अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमें नहीं पता, लेकिन फॉर्म भरा होगा। अब जब 30 जुलाई को उसका कुर्रा हुआ, कुर्रा में जितने लोगों का सिलेक्शन हो गया, ये हज कमेटी ने कहा यू आर सेलेक्टेड, प्लीज डिपॉजिट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ऐसे में अगर आपने शॉर्ट हज में फॉर्म भरा है तो आपका शॉर्ट हज में ही हुआ है।
अगर आपने शॉर्ट हज में फॉर्म भरा है तो आपका शॉर्ट हज में ही हुआ है। आपने अगर नॉर्मल हज में फॉर्म भरा है तो आपका नॉर्मल हज में ही हुआ है। इसके लिए अलग से कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। हाजी साहब अच्छा सुनिए, आपका शॉर्ट हज में सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता। आपने फॉर्म भरा है शॉर्ट हज का और 30 जुलाई को कुर्रा में आप माशाअल्लाह सेलेक्ट हो गए, इसका मतलब है कि आपका शॉर्ट हज में सिलेक्शन हो गया है। अब आपसे हज कमेटी ऑफ इंडिया इंस्टॉलमेंट जमा करने को कह रही है तो आप पहली इंस्टॉलमेंट बिना किसी झिझक के जाके जमा कर दीजिए, उसमें बदलाव नहीं करेगी हज कमेटी ऑफ इंडिया। जितने लोगों का वेटिंग लिस्ट में है उनको अभी कोई पैसा जमा ही नहीं करना है और जमा होगा भी नहीं, जमा ही नहीं करना है और जमा होगा भी नहीं। वो वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट का मतलब है आप अभी बाहर रहें, जब आपको बुलाया जाएगा तब आपसे कहा जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट हज में फॉर्म भरा है, उनको जब सिलेक्शन दिया जाएगा तब उनको अलग से बताया जाएगा कि आपने शॉर्ट हज में फॉर्म भरा है, आपकी वेटिंग क्लियर हो रही है, लेकिन हम आपको शॉर्ट हज में नहीं ले जा सकते, नॉर्मल हज में जाना होगा, तब बताया जाएगा। तो जब बताया जाएगा तब उसकी बात होगी। वो हज कमेटी ऑफ इंडिया और वेटिंग वालों का मामला है। लेकिन जितने लोग प्रोविजनल लिस्ट में बाकायदा उनका नाम आ गया, यू आर सेलेक्टेड, और एसएल सिलेक्शन लिस्ट में लिख करके भी उनका आ गया नंबर कि आप सेलेक्टेड हैं और आपका कवर नंबर ये है और आपने फॉर्म शॉर्ट हज में भरा था, इसका मतलब ही ये है कि आप शॉर्ट हज में सेलेक्ट हो गए। अब उसके लिए कोई प्रूफ मांगते हैं। हाजी साहब कहते हैं कासिम भाई कोई प्रूफ दे दीजिए मेरा शॉर्ट हज में, तो प्रूफ लेने के लिए हवाई जहाज पकड़ के मुंबई जाइए, हज कमेटी ऑफ इंडिया से प्रूफ ले आइए। हम तो हज कमेटी ऑफ इंडिया से बताई गई जानकारी ही आपको बताएंगे, और हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो जानकारी अभी तक लास्ट मूवमेंट तक मिली है वो ये कि जितने लोगों ने शॉर्ट हज में फॉर्म भरा था, अगर जितने लोगों ने शॉर्ट हज में फॉर्म भरा था अगर वो सेलेक्टेड लिस्ट में उनका नाम आ गया है तो इसका मतलब उनको शॉर्ट हज में ही सेलेक्ट किया गया है, उनको नॉर्मल में नहीं किया गया। ऐसे में वो अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कर दें और चिंता ना करें कि कल को उनको नॉर्मल में कर दिया जाएगा। इम्पॉसिबल, आपका शॉर्ट हज में ही हुआ है, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 4 लोगों ने फॉर्म भरा है लेकिन अब 2 कैंसिल करना चाहते हैं तो कैसे कैंसिल करें? बड़ा आसान सा तरीका है। नंबर 1 तो आप लोगों को बाकायदा व्हाट्सएप चैनल पर बहुत सारे हज ट्रेनरों ने अपने हज ग्रुप पर और वॉलंटियर ने आपको हज ग्रुप पर बाकायदा बता दिया है कि कैंसिलेशन चार्जेस भी पड़ेगा। अब कोई भी आदमी कैंसिलेशन कराएगा तो कैंसिलेशन चार्जेस भी देना पड़ेगा। 30 सितंबर यानी कि बहुत टाइम है, आप सोच ले आराम से, अभी टाइम है। 30 सितंबर तक अगर कराते हैं कैंसिलेशन तो एक हाजी साहब का 5,000 रुपए कैंसिलेशन चार्जेस पड़ेगा। और अगर आप में से कोई मेडिकल बिहाफ पर डॉक्यूमेंट्स दे दे, ये प्रूफ दे दे, ये सबूत दे दे कि देखिए मेरी तबीयत फॉर्म भरते समय सही थी, अभी अचानक बहुत खराब हो गई, अब डॉक्टर ने हमसे कहा है कि आप हज पे नहीं जा सकते, ऐसे में आपको 2300 रुपए चार्जेस देने पड़ेंगे जो कैंसिलेशन चार्जेस है। लेकिन बात है कि कैसे कराएं, इसको समझ लीजिए। कैसे कराने के लिए आप देखें हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के मोबाइल नंबर एमपिन डाल के देखें, अगर उसमें कैंसिल वाला ऑप्शन आ रहा है तो वहां से भी आप ऑनलाइन कैंसिल करा सकते हैं। 4 लोग हैं, 2 नहीं जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, तो जो जा रहे हैं वो जाएंगे और जो नहीं जा रहे हैं वो उनको कैंसिल कराना पड़ेगा। यहां पर आप चाहें तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाकर के गाइडलाइन डाउनलोड कर लीजिए और उसमें लास्ट के पेज पर पेज नंबर 25-26 पे जाके देखिएगा कैंसिल वाला फॉर्म होगा, उसका प्रिंट निकाल लीजिए, उसको भर के और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके हज कमेटी ऑफ इंडिया भेज दीजिए, आपका कैंसिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब यहां पर टेक्निकल 2-3 पॉइंट है वो समझ लीजिए। 4 लोगों ने फॉर्म भरा था, 1 2 3 4, कितने लोगों ने? 4 लोगों ने। देखिए 4, ये 4 लोगों ने फॉर्म भरा था, 2 कैंसिल कराएं या 1 कैंसिल कराएं, इस बात को समझ लीजिए। अगर ये फॉर्म भरने वालों में कोई भी 65 प्लस वाला है, कितने वाला है? 65 प्लस वाला है, अब अगर वो कैंसिल करा रहा है तो उसके साथ उसके कंपेनियन का ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर 65 प्लस वाले ने कैंसिल किया तो कंपेनियन का ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा अगर उसने रिजर्व कोटे में फॉर्म भरा हुआ है तो। और अगर जनरल कोटे में फॉर्म भरा हुआ है और 65 प्लस वाले ने कैंसिल किया तो जो कंपेनियन है अगर वो रिपीटर होगा तो भी उसका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ बातें टेक्निकल की हैं, वो जब तक पूरी बात ना पता चले तब तक बता पाना मुमकिन नहीं हो पाता कि जो बाकी लोग हैं वो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग जा रहे थे, एक हस्बैंड थे, एक वाइफ थी, 2 बेटियां थी, 2 बेटियां, एक फीमेल, एक फीमेल, एक फीमेल, एक मेल।
मेल ने कैंसिल करा दिया, मेल ने कैंसिल करा दिया, तो ये जो तीन है, बेगम, बेटी, बेटी, ये तीनों का ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। आप ये ना सोचिएगा कि इनको जाने दिया जाएगा। लेडीज अकेले नहीं जा सकती, लेडीज अकेले नहीं जा सकती। लेडीज अकेले तभी जा सकती थी जब फॉर्म भरते समय उन्होंने क्या कहते हैं, लेडीज विदाउट महरम वाली कैटेगरी सेलेक्ट करी होती, जो कि 45 प्लस में होती है। अब ऐसे में 4 लोगों ने फॉर्म भरा था, एक मेल थे, 3 फीमेल थे। मेल ने कैंसिल करा दिया, तीनों फीमेल ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगी। हां, अगर इस 4 लोगों ने फॉर्म भरा, इसमें से एक ने कैंसिल करा दिया, 3 में अगर कोई एक और मेल है तो उसको कवर हेड ऑटोमेटिक बना दिया जाएगा। वो किसी से कहेगा नहीं हमको बनाओ हमको बनाओ। 4 लोग मेल हैं, 4 में एक ने कैंसिल करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाकी 3 जा सकते हैं। अगर वो फ्रेश जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो वो जा सकते हैं अगर उनकी एज 65 से कम है, और उनको में से किसी एक को कवर हेड बना दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 4 लोग में से अगर 2 लोग कैंसिल कराना चाहते हैं, बिल्कुल कराएं। अगर उनके साथ कोई मामलात हैं तो वो कैंसिल करा दें। कैंसिल हो जाने से बाकी दोनों लोगों के सफर पर तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब टेक्निकल कोई पॉइंट ना जुड़ा हो, जैसा कि अभी हमने आपको मेल फीमेल वाला बताया, जैसा कि अभी हमने आपको 65 प्लस वाला बताया। आगे के सवाल पे चलते हैं दोस्तों। कवर हेड अपना फॉर्म कैंसिल करना चाहता है, बाकी लोगों को क्या होगा? यह हमने अभी आपको डिटेल में बताया कि कवर हेड अगर कैंसिल करना चाहता है बिल्कुल कर ले। अगर उस कवर में और कोई मर्द होगा, मेल होगा, आदमी होगा, तो एक कवर हेड के कैंसिल होते ही दूसरा कवर हेड ऑटोमेटिक कवर हेड बन जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कैंसिल कराने का वही, या तो ऑनलाइन कैंसिल कराएं और ऑफलाइन में प्रिंट निकाल के कैंसिलेशन का, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप ने कैंसिलेशन वाला फॉर्म भी अपलोड कर रखा है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट निकाल के भरिए और उसमें जो रीजन दे रहे हैं वो रीजन को उसके साथ अटैच कर दीजिए, आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, 4 लोग हैं, 2 लोगों ने कैंसिल करा दिया। अभी अगर कैंसिल करा दिए तो एक का 5,000, दूसरे का 5,000, ये 10,000 कैंसिलेशन चार्जेस पड़ेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया जो लोग कैंसिल करा रहे हैं उनके घर पैसे लेने नहीं जाएगी। जो लोग उस कवर में जा रहे होंगे, जो 2 लोग जा रहे होंगे, आगे जाकर के उनके में वो कैंसिलेशन चार्जेस बैलेंस दिखेगा। इसलिए जो 2 लोग कैंसिल करा रहे हैं उनसे वो पैसे ले लेना चाहिए, नहीं लेंगे तो जो लोग जा रहे हैं उनको वो पैसे देना पड़ेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया उनसे पैसे मांगती है जो लोग जा रहे हैं, और चार्जेस होता है उनका जो कैंसिल करा देते हैं। तो जो कैंसिल करा देते हैं वो बाद में कहते हैं मैं क्यों दूं, ये गलत और बुरी बात है। अगर आप कैंसिल करा रहे हो इस मूवमेंट पे तो आपको कैंसिलेशन चार्जेस देना चाहिए, और उनको देना चाहिए जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि आज नहीं कल पहली किस्त जमा हो जाने के बाद तीसरी किस्त से पहले वो कैंसिलेशन चार्जेस आप में जुड़ के आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, अगर किसी का कैंसिल कराने का इरादा, अल्लाह हर एक के लिए आसानी बनाए, लेकिन किसी का भी इरादा कैंसिल कराने का है, उसकी कोई जायज वजह है, तो वो 30 सितंबर से पहले कैंसिल करा दे, क्योंकि 30 सितंबर के बाद हर 15-15 दिन पे 5-5 हजार रुपए की अमाउंट बढ़ती जाएगी। आगे के सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ऑनलाइन किस्त जमा करने में क्या पार्ट पेमेंट किया जा सकता है? अगर आप ऑनलाइन किस्त, हमने पहले के एपिसोड में भी बताया और आज भी बता दें, हम अपने चैनल पर ऑनलाइन के लिए गाइड नहीं करते हैं। जो लोग ऑनलाइन पैसे जमा करने में माहिर हैं उनको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं। वो लोग रोज दिन भर में ना जाने कितना पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करते रहते हैं, उनको पूरा पता है। तो जो लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना आता है वो लोग पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। आप जाएं, अपना सेलेक्ट करें, 4 लोग जा रहे हैं, जिसका पैसा जमा करना है उसके नाम को सेलेक्ट कर लें ऑनलाइन पेमेंट में, और जितने रुपए जमा करना है आप जमा कर दें, आप उसमें पार्ट पेमेंट जमा कर सकते हैं। हम 2026 में अल्लाह ने हमें हज की शहादत अता फरमाई थी, तो हमने 1 रुपया भी ट्रायल के लिए जमा किया था कि चलो 1 रुपये जमा करके देखें क्या होता है। तो 1 रुपये भी हमारा एक्सेप्ट हो गया था और हमारे बैलेंस में 1 रुपया कम हो गया था। तो आप पार्ट में भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो नो प्रॉब्लम। हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है लेकिन पोर्टल पर अभी भी बैलेंस शो हो रहा है। हाजी साहब, ये दिक्कत आती है ऑनलाइन पेमेंट पे, खासकर शुरू में। लास्ट डेट जब आएगा तो ये प्रॉब्लम 99% खत्म हो जाती, लेकिन हम लोगों में जोश होता है कि जल्दी से जल्दी जमा कर दें। ऐसे में क्या होता है कि आप जब पैसा जमा करते हो तो आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, आपको दिख रहा होता है कि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया, लेकिन अफसोस जब आप अपनी वेबसाइट पर जाकर के, हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके अपना कवर स्टेटमेंट
स्टेटस या मोबाइल नंबर एम पिन डाल के अपना अमाउंट देखते हो तो वहां पर वो बैलेंस ही दिखा रहा होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके खाते से पैसा निकल गया लेकिन वेबसाइट पर आपको वो अभी भी बैलेंस दिखा रहा है, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो मेल आईडी है, हम वो आपको मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस मेल आईडी के ऊपर आप पूरी डिटेल, अपना कवर नंबर, अपना बैंक रेफरेंस नंबर, अपना नाम, जितनी अमाउंट आपने जमा करी, ट्रांजैक्शन आईडी, वो सारी डिटेल उनको डाल करके आप व्हाट्सएप कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें आपको वेबसाइट मेल आईडी दिखेगी, उस मेल आईडी के ऊपर आप डाल दीजिएगा सारी चीजें। आपका पैसा इंशाअल्लाह कहीं नहीं जाएगा, घबराइएगा नहीं। पैसा आपने अगर जमा कर दिया तो हज कमेटी पे पहुंच जाएगा और आपके पोर्टल पे कुछ दिन में दिखने भी लगेगा। शुरू में लेट हो जाता, बाद में अपडेट जल्दी होता है। उम्मीद करते ये बात आप समझ गए होंगे। कैश जमा करने के लिए बैंक की स्लिप कहां से मिलेगी? दो तरीके हैं हाजी साहब। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जा करके आप डायरेक्ट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्लैंक स्लिप डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट निकाल लीजिए और उसमें पूरी चीज अपने आप से भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम की छपी छपाई स्लिप मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद सिर्फ आप अपना कवर नंबर और कैप्चर डालिए, आपके नाम की छपी हुई स्लिप आ जाएगी और उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए। इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। जाकर चेक से भी किस्त जमा हो जाएगी। जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आपका खाता है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा करके चेक से अपना किस्त जमा कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका बैंक का खाता है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जा करके चेक से अपनी किस्त जमा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खाता आपका एचडीएफसी बैंक में या यूको बैंक में या इलाहाबाद बैंक में है तो फिर ऐसा नहीं होगा। चेक से जमा करने के लिए स्टेट बैंक में खाता होना जरूरी या यूनियन बैंक में खाता होना मैंडेटरी है। हमें अपनी किस्त जमा करनी है, हम 4 लोग हैं, दो अलग जमा करनी है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप ऑनलाइन जमा कर रहे हैं तो हमने आपको बताया आप एक एक की जमा कर सकते हैं, टुकड़ों में जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंक जाकर के जमा कर रहे हैं तो बैंक में जाकर के रिक्वेस्ट करनी होगी। कई बार बैंक कैशियर मना कर देता है कि आपके में बैलेंस 4 लोग का है, आप 2 लोग का लाए हैं, चारों का एक साथ जमा करिए। लेकिन अगर आप बैंक मैनेजर से बात करके उसको समझा दे कि भाई 4 लोगों में 2 लोग लखनऊ के बाहर हैं या दिल्ली के बाहर है, वो वही जमा कर देंगे, आप हमारा जमा कर लीजिए, तो बैंक कैशियर मान भी जाता है। ये समझाने के ऊपर है। कई बार बैंक कैशियर बहुत अच्छे लोग होते हैं, आपकी मजबूरी और बात को समझ जाते हैं और वो पार्ट में 2 टुकड़ों में, यानी कि 2 लोग का पैसा एक ब्रांच पे और 2 लोग का पैसा दूसरी ब्रांच पे जमा करवा लेते हैं। और कई बार वो ऐतराज करते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे में आप बिल्कुल परेशान ना होइए, दूसरी तीसरी चौथी ब्रांच में जाइए, इंशाअल्लाह कोई ना कोई अच्छा बंदा आपको मिल जाएगा और जमा कर लेगा। हमने अपना वेरिफिकेशन पॉइंट चेंज करना है, ये सवाल पूरे दिन में बहुत बार आता है कि भाई हमसे दिल्ली सेलेक्ट हो गया लेकिन हम तो लखनऊ से जाना चाहते हैं या हमें मुंबई से जाना है। हाजी साहब, आपने फॉर्म भरते समय जो वेरिफिकेशन पॉइंट सेलेक्ट किया वो 2 थे, एक पहले नंबर पे एक दूसरे नंबर पे। 99.99% जो आपने पहला एयरपोर्ट सेलेक्ट किया है आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया वहीं से लेके जाएगी, दूसरे से नहीं लेके जाएगी। 2 इसलिए सेलेक्ट करवा लिए जाते हैं कि अल्लाह ना करे किसी एयरपोर्ट पे कोई ऐसे मामलात हो जाएं कि वहां से फ्लाइट ही ना जा रही हो तो फिर दूसरे एयरपोर्ट से जाना होता है। लेकिन इसमें बदलाव नहीं हो सकता। अगर आपने पहला एयरपोर्ट दिल्ली पसंद कर लिया है तो आप कुछ भी कर लें, आप मुंबई खुद से पहुंच जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें, मेल करें, सब कुछ कर लें, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा। एक बार जो फाइनल कर दिया आपने फॉर्म भरते समय उसमें बदलेगा नहीं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह बात अपनी गाइडलाइन में साफ अल्फाज में बोल दी है। घर के 6 लोगों के 2 अलग अलग कवर नंबर हैं, एक साथ जाने और रहने के लिए क्या करना होगा? हाजी साहब, बहुत कीमती सवाल है। होता क्या है, हम लोगों के यहाँ पर एक बड़ी खूबी चलती है, जब हम लोग फॉर्म भर रहे होते हैं तो छुप छुप के, जैसे होता नहीं है कि क्लास में जब टेस्ट पेपर दे रहे होते हैं तो कुछ बच्चे तेज होते हैं तो वो जो लिख रहे होते हैं उसको छुपा लेते हैं कि कहीं कोई दूसरा देख ना ले। तो फॉर्म भरते समय छुप छुप के फॉर्म भरते हैं और जब सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है तो पूरे शहर को बता देते कि मैं हज पे जा रहा हूं। तो फिर यह होता कि अरे यार तुमने क्यों नहीं पहले बताया, हम लोग साथ चलते। तो ऐसा भी होता है
कि वो लोग साथ जाना चाहते हैं। और ऐसा भी होता है कि एक घर के 6 लोग हैं और कवर में 5 ही लोग जा सकते हैं, तो हम लोग उनको मशवरा देते हैं कि 3-3 का बना लो या 4-2 का बना लो। और फिर उसके बाद उनका सवाल होता है कि एक साथ जाने और रहने के लिए क्या करना होगा। हाजी साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तफसील से बताएंगे अगले एपिसोड में। आप लोगों को इसके लिए बाद अगला एपिसोड 1-2 दिन में हम बना करके अपलोड करेंगे। आप लोग यूट्यूब चैनल पर हमारे बने रहें, और बने रहने के लिए क्या करना होगा हम आपको बता देते हैं। बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, ये है हमारे यूट्यूब कासिम इंडियन प्राउड चैनल का QR कोड। आपको इसमें पैसे नहीं ट्रांसफर करने, सिर्फ इसको स्कैन करना है, कासिम इंडियन प्राउड चैनल खुल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे कि आपने इंडिया से कहीं से भी फॉर्म भरा हो, आपने गुजरात से भरा हो, आपने मुंबई से भरा हो, महाराष्ट्र से, आपने मध्य प्रदेश से, आपने बिहार से, आपने उत्तर प्रदेश से, अगर आप लोगों का एयरपोर्ट एक है यानी कि दिल्ली और दिल्ली है, तो कैसे क्या तरीका होगा कि आप लोग यहां से एक ही फ्लाइट से जाएं और वहां पर भी आपको एक ही बिल्डिंग रहने को मिले। अगर सपोज मान लीजिए यूपी से 6000 लोगों ने लखनऊ एयरपोर्ट सेलेक्ट किया, अब आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग एक ही साथ जाएं लेकिन कवर अलग अलग है, अगले एपिसोड में बताएंगे। और अगले एपिसोड के लिए आप लोग 2 काम करिए। अभी हमने आपको QR कोड अपने कासिम इंडियन प्राउड यूट्यूब चैनल का दिखाया था, और यह है मेरे दोस्त व्हाट्सएप चैनल का। आप व्हाट्सएप चैनल के लिए अपना व्हाट्सएप खोल करके कैमरे को ऑन करके इस QR कोड को स्कैन करिए। जैसे ही आप स्कैन करेंगे कासिम इंडियन प्राउड व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा, आप उसमें फॉलो वाला बटन दबा दीजिए। आपको 2027 की सारी हज की अपडेट इंशाअल्लाह मिलती रहेगी। उम्मीद करते हैं जितनी बात आज आप लोगों को समझाई समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।